बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज का टॉपिक आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे लिए इस लेक्चर का टॉपिक होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो बाज केसेस में जब फोर्स कांस्टेंट ना रहे तो फिर हम उसके लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या टेक्निक अप्लाई की जाएगी, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मोस्टली केसेस में फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। उस केस में फिर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गौर से ये लेक्चर सुनना है आपने। In many cases, force does not remain constant during the process of doing work. अब वो कौन से केसेस हैं जिनमें फोर्स वेरी करती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, as a rocket moves away from the earth, the force of gravity varies as square of the distance from the earth center. तो ये चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए जैसे जैसे कोई रॉकेट या कोई भी बॉडी अर्थ से अवे मूव करेगी, उस पर एक्ट करने वाली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेरी करेगी। इसके बाद अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, तो जैसे जैसे हम उसकी स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। तो ये दो केसेस हैं जिसमें मैंने बताया है कि फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसके अलावा बच्चों, अगर कोई बॉडी ऐसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है जो एक जैसी स्मूथ नहीं है, कभी रफ आ जाती है, कभी स्मूथ सरफेस हो जाती है, उस केस में भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। और फोर्थ केस में आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब कोई बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की बजाय एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो इंक्लाइंड सरफेस पर जाते हुए फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। जब उसने फिर डिक्लाइन होना है, नीचे आना है, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई की गई है वो वेरी करेगी। इस तरह बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो बॉडी पर अप्लाई की गई फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इस केस में अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बॉडी है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है, और इस पाथ में ए से बी तक जो बॉडी मूव करेगी, फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वो ये है कि हम टोटल पाथ को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे और इतने स्मॉल इंटरवल बनाएंगे कि हर स्मॉल इंटरवल में फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहे। देखिए, होता यह है कि जैसे जैसे आप इंटरवल स्मॉल करते जाओगे, तो फोर्स की जो वेरी करने की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए स्मॉल इंटरवल में हमने, जैसे मैं और बात आपको क्लियर कर देता हूं, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी बॉडी को वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो एक लार्ज डिस्टेंस के लिए तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी में वेरिएशन होगी। लेकिन आप हाइट के इंटरवल को अगर बहुत छोटे इंटरवल्स बना देते हैं, फ्यू सेंटीमीटर के इंटरवल बना देते हैं,
उस केस में जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब ये हमने इस पाथ को टोटल एन इंटरवल में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंटरवल का डिस्टेंस d1, डेल्टा d1, डेल्टा d2, डेल्टा d3 एंड सो ऑन डेल्टा dn। और फोर्स वेरी करती है। फर्स्ट इंटरवल के लिए फर्स्ट करें फोर्स F1 है, उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल θ1। फिर सेकंड इंटरवल के लिए फर्स्ट करें फोर्स की वैल्यू होगी है F2, और अब इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर एंगल θ2 है और ये डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा d2 एंड सो ऑन। लास्ट इंटरवल जो होगा वहां पर फोर्स हम सपोज कर लेते हैं Fn, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा dn। अब हम करेंगे ये कि तमाम इंटरवल्स के लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और फिर टोटल पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम तमाम इंटरवल्स के जो वर्क डन है इनको ऐड कर देंगे। Figure 1 shows the path of a particle in the xy plane as it moves from point A to point B. The path has been divided into n short intervals or displacement delta d1, delta d2, delta d3 and so on delta dn, और इनकी स्मॉल इंटरवल होने की लिमिट क्या है? इतने स्मॉल इंटरवल्स हैं कि हर इंटरवल में जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्सेस हैं F1, F2 सो ऑन Fn आर द फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। अब हम निकालेंगे तमाम इंटरवल का इंडिविजुअल वर्क डन और फिर उनको हम प्लस कर देंगे। These intervals are taken so small, ये है उसकी कंडीशन, that during each interval force is supposed to be constant। तो बच्चों ये है वो लिमिट जिस बेस पर हमने इनको डिवाइड किया है। इंटरवल इतने स्मॉल किए जाएंगे कि हर इंटरवल में फोर्स इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट। अब फर्स्ट इंटरवल का हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन के लिए रिलेशन होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए फोर्स F1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा d1, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है θ1। तो वर्क डन इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा F1 cos θ1 इंटू डेल्टा d1। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A और वेक्टर B कुछ होती है AB cos θ। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F डॉट डेल्टा D कुछ आ जाएगी F डेल्टा D cos θ1, डेल्टा W1 फिर आ जाएगा F1 cos θ1 इंटू डेल्टा D1। ये आ गई वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरवल। सिमिलरली वर्क डन फॉर द सेकंड इंटरवल क्या हो जाएगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 है, फोर्स F2 और एंगल θ2। उसके लिए फिर वर्क डन आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F2 एंड डेल्टा D2, और इसका फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा F2 डेल्टा D2 F2 cos θ2 डेल्टा D2। ये आगे है सेकंड इंटरवल का वर्क डन। इसी तरह आगे सो ऑन चलते जाएं तो हम तमाम इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। एन इंटरवल का वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। The total work in moving the object can be calculated by adding the works done during all the intervals। तो तमाम इंटरवल का अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हो तो टोटल वर्क डन फिर इक्वल आ जाएगा वर्क डन और सम ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ऑल द इंटरवल।
फिर टोटल वर्क डन इक्वल आएगा डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा WN। अब इनकी वैल्यूज अगर पुट करें, डेल्टा W1 की वैल्यू थी F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस डेल्टा W2 की वैल्यू थी F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 प्लस सो ऑन डेल्टा WN की वैल्यू आ जाएगी Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। और ये सारी टर्म्स सिमिलर है, सिमिट्री है इनमें। सिमिट्री इस तरह है कि तमाम इंटरवल में फोर्स cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। इन सिमिलर टर्म्स को हम एक सिंबल समेशन के साथ लिख सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म्स। ये सिंबल यूज होती है जब तमाम टर्म्स को सम करना हो। तो सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n और fi cos थीटा i डेल्टा di। ये इसका मतलब समझ लें कि ये सिंबल क्यों यूज की गई है। एक तो बात है, इसके यूज करने की वजह ये थी कि तमाम जो टर्म्स हैं वो सिमेट्रिक है, और दूसरी बात इनमें सिमिलरिटी है। पहले में F1 आ रहा है, cos थीटा 1 आ रहा है, डेल्टा D1 आ रहा है। सेकंड इंटरवल में F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 एंड सो ऑन। लास्ट इंटरवल में है Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। तो अब इसकी वजह, इनको कंबाइन लिखने के लिए हमने लिख दिया है सिग्मा यानी सम ऑफ टर्म्स। वो टर्म्स कहां से कहां तक हैं, i फ्रॉम 1 टू n। उन टर्म्स की लिमिट है 1 से लेकर n तक। अब अगर i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट इंटरवल का वर्ड डन आ जाएगा। अगर i की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड इंटरवल का वर्ड डन आ जाएगा। सिमिलरली जब आप i की वैल्यू n पुट करोगे तो nth इंटरवल का वर्ड डन आ जाएगा। तो सिग्मा का मतलब है इन तमाम वर्ड डन का सम। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड डन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली वर्ड डन कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन f cos थीटा along y एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट t along x एक्सिस। और ज़ाहिर है जब हमने ग्राफ प्लॉट किया है तो ये वेरिएबल फोर्स है और इसमें फोर्स जो है वेरी करती है, इसलिए ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व शेप है। और f cos थीटा प्लॉट किया गया along y एक्सिस, और फिर हमने टोटल पाथ a से लेकर b तक जो टोटल पाथ है इसको n इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है। ये स्मॉल रेक्टेंगल जो आपको नजर आ रही है, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ की शेप है। फर्स्ट इंटरवल जो है वो जिसमें डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है, फोर्स इसमें है F1 cos थीटा 1, और ये इंटरवल आ गया है डेल्टा D1। फिर इसी तरह सेकंड इंटरवल, थर्ड, ith इंटरवल एंड सो ऑन। लास्ट वाला हो जाएगा nth इंटरवल। तो स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करने की रीजन के फोर्स वेरिएबल है। तो अब इससे हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफिकली वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन f cos थीटा एंड d। In this case, displacement d has been divided into n equal intervals। और लिमिट कंडीशन वही होगी कि हमने इंटरवल इतने स्मॉल कंसीडर करने हैं कि उसमें जो फोर्स है दैट रिमेन दी कांस्टेंट। अब इसमें कोई एक जनरल इंटरवल हम ले लेते हैं, ith इंटरवल। उसके लिए वर्क डन पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें ये ith इंटरवल है, इसके लिए वर्क डन इक्वल हो जाएगा fi cos थीटा i डेल्टा di। और बच्चों fi cos थीटा i है इस रेक्टेंगल की लेंथ और डेल्टा di है इसकी विड्थ। आप जानते हो किसी रेक्टेंगल की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ये तो इक्वल होता है एरिया के।
therefore work done during ith interval equals आएगा area of the ith rectangle. Similarly, कंप्लीट आपने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना हो फिर हमें पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. Hence the total work done will be equals to sum of areas of all the rectangles. ठीक हो गया. अगर ए का एरिया जो है वो एक इंटरवल का जो वर्क डन है वो एरिया की इक्वल आ रहा है तो तमाम इंटरवल्स का जो वर्क डन होगा वो टोटल एरिया के इक्वल आ जाएगा. इसके बाद देखिए जब हम रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है. ये कुछ पोर्शन है जो कि एरिया में कैलकुलेशन में तो आएगा. ये वाला जो पोर्शन है एरिया में कैलकुलेशन में ये शामिल हो जाएगा लेकिन एक्चुअली ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है. ये ग्राफ से बाहर है. यहाँ पर देखिए ये देखिए तो ये एरर्स आएंगे. अब इस एरर को मिनिमाइज करना है हमने. इन एरर्स को इन मिस्टेक्स को मिनिमम करने के लिए अगर हम इंटरवल को स्मॉल कर दें तो फिर ये जो पार्ट जो एडिशनल शामिल होता है साथ ये कम हो जाएगा. और स्मॉल करते जाएं तो ये जो पार्ट एरर है इस पे ये कम से कम होती जाएगी. इस तरह हमने मोर एंड मोर एक्यूरेट वर्क डन के लिए लिमिट ये लगा देनी है कि डेल्टा टी जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है वो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगी. नियरली अप्रोचेस टू जीरो. तो जितने इंटरवल स्मॉल करोगे ये जो उसमें एरर कैलकुलेट हो रही है ये मिनिमाइज होती जाएगी. और जब आप डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लगा दोगे तो तब हम कंसीडर करेंगे कि वर्क डन जो है वो मोर एक्यूरेट है. Hence the total work done will be equal to sum of areas of all the rectangles. If we subdivide the distance into a large number of intervals so that each delta t becomes very small, the work done becomes more accurate. जो अभी बात की है आपके साथ तो फिर वर्क डन इक्वल आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा टी आई. जब हम डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल कर देंगे तो फिर उसको नोटेशन में लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. तो ये है एक्यूरेट वर्क डन कैलकुलेट करने की कंडीशन कि आप डेल्टा टी की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल बना देंगे. Thus, the work done by a variable force in moving between 2 points is equals to area under f cos theta and versus d curve and displacement axis. तो ये न्यूमेरिकली एरिया वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा एरिया अंडर 4 डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ये रेड लाइन कर्व जो है ये 4 डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. तो न्यूमेरिकली वर्क डन फिर इक्वल टू आ जाएगा area between force displacement graph and displacement axis. और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी. इन केस अगर भी आपकी प्रॉब्लम हो तो वो आप मैसेज में शेयर कर सकते हैं. मैं इसको डिस्प्ले करूंगा 2 पार्ट्स में ताकि आपको इसको लिखना नोट करना इजी हो जाए. और इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. फी अमानुल्लाह. अल्लाह हाफिज.